विस्तार विशेष में हम आपको उन मुद्दों से रूबरू कराने जा रहे हैं जो सीधे आपसे जुड़े हैं। विस्तार विशेष में हम सिस्टम से सवाल करेंगे, आपके मुद्दे उठाएंगे और तब तक उठाते रहेंगे जब तक आपके उन मुद्दों का समाधान नहीं हो जाता। विस्तार विशेष में सबसे पहले बात महाकाल की नगरी उज्जैन की। शहर की जीवनदायिनी शिप्रा नदी मैली हो रही है। गंदे नाले का पानी मोक्ष देने वाली इस नदी में लगातार मिल रहा है। इसका विरोध जताने कांग्रेस के विधायक और लोकसभा के प्रत्याशी महेश परमार डुबकी लगाने उतर गए। हर साल सरकारी सिस्टम शिप्रा नदी को स्वच्छ बनाने के लिए हजारों करोड़ रुपए पानी की तरह बहाता है। तमाम कवायद के बावजूद सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। लेकिन सीएम डॉक्टर मोहन यादव का उज्जैन से होना एक नई उम्मीद लेकर आया है। उज्जैन के लोगों को अब उम्मीद है कि सूबे के मुख्यमंत्री शिप्रा नदी की स्वच्छता के लिए कुछ बेहतर करेंगे और दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। महाकाल की नगरी उज्जैन में शिप्रा नदी को मोक्षदायिनी माना जाता है। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने यहाँ आते हैं, लेकिन मोक्षदायिनी नदी अब खुद अपना उद्धार चाहती है। उज्जैन में कांग्रेस के विधायक और लोकसभा प्रत्याशी महेश परमार इसीलिए नदी में उतरकर विरोध जता रहे हैं, क्योंकि तमाम दावों और करोड़ों रुपया खर्च होने के बावजूद शिप्रा नदी गंदे नाले के पानी से मैली हो रही है। आज शिप्रा माह में डुबकी लगाकर हमने संकल्प लिया है कि ये 20 साल से प्रदेश में इनकी सरकार है और देश में भी इनकी सरकार है, नगर निगम में इनके महापौर, सांसद, इनके विधायक, इनके कहाँ ये सब लोग ही। तो अब माँ शिप्रा माँ ही न्याय करेगी, भगवान महाकाल न्याय करेंगे, ये हमारी प्रार्थना है। ये पानी देखकर समझा जा सकता है कि गंदे नाले का पानी बहकर शिप्रा में मिल रहा है, लेकिन प्रशासन इसे गंदे नाले का पानी नहीं, पाइपलाइन फूटने के बाद का साफ पानी करार दे रहा है। सियासत से इतर आस्था की डुबकी लगाने आए श्रद्धालु क्या कह रहे हैं वो सुनिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदा पानी दिख रहा है सर, और प्रशासन से निवेदन है हाथ जोड़ के कि महाकाल की नगरी में हम आए हैं तो कृपया इसको गंगा जमुना ही बनाइए शिवराज जी को। ये सब यहाँ सामने, ये आए दिन यहाँ होता रहता है और आप देख रहे हैं, आपको खुद को यहाँ पर जो बदबू आ रही है वो आपको भी फील हो रही है, बाकी लोगों को भी हो रही है, मैं भी फील कर सकता हूँ। शिप्रा नदी को लेकर अभी तक सभी ने, अभी तक पूर्ण से लेके अभी तक, पिछली बार से लेके अभी तक सभी ने सब वादे किए हैं, काम मुझे नहीं लगता है कुछ हुआ है। ये पहली बार नहीं है कि शहर की जीवनदायिनी नदी गंदे पानी से मैली हो रही हो। शिप्रा नदी में गंदे पानी को रोकने के तमाम प्रयास होते हैं, लेकिन सब धरे के धरे रह जाते हैं। 15 लाख रुपए की लागत से बनाया जाता है डैम। बारिश के चलते हर बार मिट्टी का डैम बह जाता है। शहर के 80 नालों में से 11 प्रमुख घाट में मिलते हैं। सीवेज लाइन, गंदे नाले शिप्रा में जाकर मिलते हैं। जनप्रतिनिधियों के साथ साथ शहर के एडवोकेट भी इस मुद्दे को उठाते रहे हैं, लेकिन अब तक कोई निदान नहीं हो पाया। मोक्षदायिनी माँ शिप्रा बिल्कुल आज तक साफ नहीं हो पाई है। करोड़ों रुपया बहा दिया, पानी की तरह पैसा बहाया, पर उस गंदे पानी को आज तक प्रशासन जो है शिप्रा नदी में मिलने से रोक नहीं पाया। और जो हो रहा है बहुत ही कहीं ना कहीं लोगों की भावनाएं आहत कर रहा है। लोगों की जो माँ शिप्रा के प्रति श्रद्धा है उसको भी कहीं ना कहीं आहत करता है, क्योंकि अभी पर्व चल रहे हैं, निरंतर लोग स्नान के लिए यहाँ पर आना है। ऐसा नहीं है कि उज्जैन में शिप्रा नदी को स्वच्छ बनाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हों। कागजों में हजारों करोड़ का खर्च शिप्रा के शुद्धिकरण के नाम पर स्वीकृत होता है, लेकिन नतीजे सबके सामने हैं। कान डायवर्जन प्रोजेक्ट में 600 करोड़ रुपए की मंजूरी, नमामि गंगे मिशन में 511 करोड़ रुपए की स्वीकृति, स्वच्छ गंगा मिशन में करीब 93 करोड़ रुपए की स्वीकृति, 20 करोड़ रुपए की लागत का शिप्रा रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट। शहर से महापौर, विधायक और सांसद होने के बाद अब संत और महात्माओं को सूबे के मुखिया से उम्मीद है। डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद अब उन्हें उम्मीद है कि सीएम डॉक्टर मोहन जल्द कोई एक्शन लेंगे।
जब सिंहस्थ का पर्व आता है तो करोड़ों रुपए लगाने के बाद भी माँ शिप्रा का आज जल जो है पूरी तरह दूषित हो चुका है। ये हम नहीं कहते, ये सरकार के दावे जो हमने हमारे कैमरे में कैद किए। कई नाले हैं जो शिप्रा नदी में गंदे नाले मिलते हैं। अस्थायी डैम बनाया जाता है, डैम टूट जाता है। खान नदी का गंदा नाला जो शिप्रा में मिलता है। ये श्रद्धालुओं की आवाज़ है कि श्रद्धालुओं का कहना है कि हम यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने आते हैं तो हमें शिप्रा के जल से बदबू आती है। पिछले दिनों हमने ये दिखाया कि करोड़ों मछलियों ने भी माँ शिप्रा के आंचल में अपने गोद में समा गई। तो कहीं ना कहीं एक भ्रष्टाचार की बू आती है कि माँ शिप्रा का पवित्र जल आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है। आज अपने आप को माँ शिप्रा को जिस प्रकार मोक्षदायिनी कहा जाता है ना, तो आज अपनी माँ शिप्रा भी सरकार से जवाब मांग रही है कि आखिर मुझे मोक्षदायिनी का दर्जा कब मिलेगा। महेश सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज, उज्जैन। उज्जैन के बाद बात करते हैं अब इंदौर की। शहर से कुछ दूरी पर बसे महू में हरदा फटाखा फैक्ट्री की तरह ही एक दूसरी फटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ जिसमें 2 लोगों की जान चली गई तो तीसरी जान जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। लगातार हो रहे ऐसे हादसों के बावजूद प्रशासन कोई सख्त एक्शन क्यों नहीं लेता? क्या लगातार हो रहे धमाकों के बावजूद भी सरकारी सिस्टम की नींद नहीं खुल रही? महू फटाखा ब्लास्ट पर देखिए हमारे सहयोगी पुनीत विजयवर्गीय की ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की हरदा में पटाखा फैक्ट्री धमाके के जख्म अभी भरे भी नहीं थे कि 16 अप्रैल को महू के आंबा चंदन गांव की पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया। फिर एक बार तमाम दावों और सुरक्षा के नियमों की पोल खुल गई। ये हादसा कितना भीषण था और ब्लास्ट के बाद फैक्ट्री की क्या हालत है, ये जानने विस्तार न्यूज ग्राउंड जीरो पर पहुंचा। इस वक्त हम मौजूद है उस फैक्ट्री में जहां पर यह ब्लास्ट हुआ था। यह वो जगह है, यहाँ पर ईंट का कैबिन बना हुआ था। इस कैबिन के अंदर ब्लास्ट हुआ और उसके बाद जो हुआ वो सब आपके सामने है। सब जगह ईंटें फैली हुई है। जमीन पर जहां जहां घास थी वहां पर जले हुए निशान नजर आ रहे हैं। दूर दूर तक ईंटें फैली हुई नजर आ रही है। आशंका जताई जा रही है कि जो घायल हुए हैं उनकी ये चप्पलें रही होंगी जो अब यहाँ पर इस जली हुई कंडीशन में है। अचानक से आग हो गई। क्या कर रहे थे कैबिन में? वो केमिकल लेने गया था एक लड़का और पता नहीं अचानक से क्या हुआ। वो बारूद लेके नहा से निकला, मैं मालक पहुंचा। हाँ। क्या? हाँ। तो इतना आवाज आ गई। आग बुझाने के क्या क्या यंत्र थे आप लोगों के पास? जाने के फायर फाइटर है। हाँ। रेती है 22 बड़े और 25 छोटे। हाँ। और रेती है, पानी है पर्याप्त। ये लोग हैं, मेहनत करते हैं, हाथ भी कैसे हो जाते हैं। ये देखिए पूरे हाथ बारूद में हो रहे हैं। तो ऐसे में जमीन की क्या स्थिति होगी वो देखने की होगी। जिस दिन हादसा हुआ गनीमत थी कि उस दिन फैक्ट्री में ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे, लेकिन इस दर्दनाक हादसे में 2 की मौत हो गई। वहीं तीसरी जान जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। हादसे का जख्म इन कर्मचारियों के परिवार से ज्यादा कोई नहीं जान सकता। लिहाजा मृतक रोहित के परिवार की सुध लेने हम दातौदा गांव पहुंचे। मम्मी मैं यहाँ बैठा हूँ, मम्मी मैं यहाँ बैठा हूँ। हम लोगों ने पहचाना नहीं उसको कि ये रोहित है। पहचान में भी नहीं आया? नहीं, पहचान में नहीं आया। पूरा जल गया था सर, वो नेटू पहचान में नहीं आया। हमारा लड़का हमको ही नहीं पहचान में आया। फिर हमारी लड़की थी वो, तो वो बोली कि मम्मी ये रोहित ही यहाँ है कहीं। तो बाट थे सर, पर उसमें पन्नी लपटी हुई थी। अब वो तराजू में पलवे में पता नहीं उसमें लपटी हुई थी कि नहीं थी। बरसाती हो सकती है। ऐसा क्या सामान होता था वहाँ पे जो आग लग जाए इस तरह का ब्लास्ट? तो सर इस तरह का तो सामान वही है, बाट है और दूसरा सामान तो था नहीं सर वहाँ पे। तो बाट गिरने की वजह से? हाँ, बाट की गिरने की वजह से वो आग लगी। रोहित को ये 300 रुपये सर रोजाना का। हाँ बस? हाँ 300। और इतना बड़ा जान का जोखिम का काम कराते थे 300 रुपए में? हाँ सर, ठेके में थे सर। अच्छा। हाँ, कभी 300 भी हो जाते थे, कभी 250 का भी हो जाता था, कभी 400 का भी हो जाता था। ऐसा काम था वो। रोहित के परिवार ने बताया कि महज 250 से 300 रुपये मजदूरी में जान हथेली पर रखकर पटाखा फैक्ट्री में काम करवाया जा रहा है। हादसे के दिन क्या हुआ ये विस्तार से समझिए। 16 अप्रैल को पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ। महू के आंबा चंदन गांव में जंगल के बीच फैक्ट्री है। केमिकल रूम में मिक्सिंग के दौरान आग लग गई। हादसे के वक्त 10 से 15 कर्मचारी मौजूद थे। आग की चपेट में आने से 3 कर्मचारी झुलसे। इलाज के दौरान 2 की मौत, 1 की हालत नाजुक।
फैक्ट्री में हुए हादसे के बाद फैक्ट्री मालिक मोहम्मद शाकिर को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कार्रवाई के दौरान तय मात्रा से ज्यादा बारूद भी मिला है। जांच में ये बात भी सामने आई है कि फैक्ट्री का लाइसेंस 31 मार्च तक ही वैलिड था। में जो लाइसेंसी फैक्ट्री वाला है शाकिर खान, उसके खिलाफ हमने मुकदमा कायम किया धारा 304, 308 आईपीसी और धारा 3 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम। इसमें हमने आरोपी की गिरफ्तारी कर ली है। आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में जेल में है। हमारी बेचना इसमें जारी है। अभी लाइसेंस उसका 31 मार्च को तक के लिए वैध था, लेकिन उसको पूर्व भी उसने रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर दिया था। ब्लास्ट होने के पीछे सिर्फ अटकलें लगाई जा रही हैं कि तराजू या बाट गिरने से निकली चिंगारी की वजह से ब्लास्ट हुआ, लेकिन हकीकत क्या है ये अभी तक किसी को नहीं पता। इस हादसे का जिम्मेदार जितना फैक्ट्री मालिक है, हादसे के बराबरी की जिम्मेदारी ज्यादा मात्रा में बारूद देने वाले और समय पर जांच नहीं करने वाले अधिकारी भी हैं। हालांकि उन पर कार्रवाई के बाद कोई नहीं कर रहा। पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज। आपने देखा कि हादसे में जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों का क्या हाल है। कुछ इसी तरह का हाल छत्तीसगढ़ के बीजापुर के ग्रामीणों का भी है। नक्सलवाद और सरकार की जंग में इन लोगों ने बेवजह अपने लोगों को खोया है। बीजापुर के मुतवेंडी गांव के लोग यही गुहार कर रहे हैं कि सरकार और नक्सलियों के बीच शांति वार्ता हो और सूबे में शांति की बहाली हो। विस्तार विशेष में हमारे सहयोगी यूकेश चंद्राकर की रिपोर्ट। अठारह साल के गड़िया की मौत का दुख आप और हम नहीं समझ सकते। आप और हम ये नहीं समझ सकते कि घर से पैसे कमाने निकला गड़िया अपनी मौत पर पैर रखेगा और एक धमाके में उसकी जान चली जाएगी। एक ही गांव में दो मौत के दर्द को आप और हम नहीं समझ सकते। जिस गांव में मैं मौजूद हूं, उस गांव का नाम है मुदबेंडी। वही मुदबेंडी जहां पर 1 जनवरी 2024 की सुबह एक 6 माह की मासूम बच्ची क्रॉस फायरिंग में मारे जाने की खबर टीवी स्क्रीन्स पर, न्यूज़ चैनल्स पर सुर्खियों में आ गई थी। आज उसी गांव के उसी घर में जहां से उस 6 माह की मासूम बच्ची मंगली का शव उठा था, उसी जगह पर आपको एक और शव हम दिखा रहे हैं। दरअसल इस समय जो ये लाश आप देख रहे हैं, यहाँ पर जिन महिलाओं को आप बिलखती हुई देख रहे हैं, ये उस व्यक्ति की लाश है जो यहाँ पर वनोपज संग्रहण के लिए जंगल गया हुआ था, यहाँ से महज आधे किलोमीटर की दूरी पर। और वहाँ पर जब ये सियाड़ी रस्सी यानी कि तेंदुपत्ता एकत्रित करने के बाद उसे इकट्ठा करके बांधने के लिए जिस रस्सी का इस्तेमाल किया जाता है, उसे यहाँ की स्थानीय भाषा में सियाड़ी रस्सी कहते हैं। जब वो रस्सी छील रहा था, रस्सी छीलते हुए जब वो पीछे हट रहा था, तब अचानक माओवादियों के ट्रेशर आईडी के ऊपर में उसका पैर आ जाने के कारण एक ब्लास्ट हुआ। उस ब्लास्ट में ये पूरी तरह से घायल हो गया। इसके साथ एक व्यक्ति मौजूद थे, लेकिन वो डर गए और डर कर वो जंगलों की तरफ भाग गए। 2 दिनों तक ये व्यक्ति उसी जंगल में उसी जगह पर पड़ा रहा। बाद में पता चला कि उसकी मौत हो गई। प्रेशर आईडी की चपेट में आने से नौजवान गड़िया की मौत हो गई। कुछ महीने पहले 1 जनवरी 2024 का दिन भी इस गांव को गहरा जख्म देकर गया था। 6 महीने की मासूम बच्ची सबसे सुरक्षित हाथों में थी। जिस मां ने उस मासूम को जन्म दिया था, उसी के हाथों में बच्ची की जान चली गई। यहाँ पर एक मुठभेड़ चली थी इसी गांव में। ये निशान उसी मुठभेड़ का निशान है। आपको जहाँ पर ये हल्का कटा हुआ निशान दिखाई दे रहा है, दरअसल ये किसी बंदूक से निकली हुई गोली का निशान है। यहाँ के ग्रामीणों ने हमें ये निशान दिखाकर बताया, ये किसी बंदूक से निकली गोली का निशान है। और किसी एक बंदूक से निकली हुई एक गोली, इसी जगह पर एक माँ खड़ी थी 6 माह की दुधमुही बच्ची को अपने गोद में लेकर। वो बच्ची इस संसार के सबसे सुरक्षित हाथों में रही, यानी कि अपने माँ के गोद में रही। और उस माँ के हाथ को चीरकर वो गोली उस बच्ची के सीने में जा धंसी और उस बच्ची की मौत हो गई। इसके पहले कि वो दुनिया को समझ पाती, इसके पहले कि वो खुद को समझ पाती, वो बच्ची मारी गई। मेरे पीछे एक मृतक स्तंभ आप देख रहे हैं। ये मृतक स्तंभ उस 6 माह की बच्ची का है जिसका नाम मंगली है। एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। मासूम की जान सुरक्षा बलों की गोली से गई या फिर नक्सलियों की गोली ने बच्ची की जान ले ली, ये अब तक साफ नहीं हो पाया है।
लेकिन एक ही गांव से 2 अर्थियां उठने के बाद ग्रामीण इससे निजात चाहते हैं। ग्रामीण चाहते हैं कि अब और कोई गोली का शिकार ना हो, इसीलिए सरकार और नक्सली शांति वार्ता करें। पहली बार ऐसा हो रहा है कि पब्लिक शांति वार्ता की पहल खुद करवाना चाह रही है। पब्लिक चाह रही है कि माओवादियों और सरकार के बीच शांति वार्ता हो और हिंसक गतिविधियों से इन्हें मुक्ति मिले और इस क्षेत्र में शांति व्याप्त हो। यहाँ बस्तर में बसे आदिवासियों की हत्या, कभी फर्जी मुठभेड़, कभी तो एनकाउंटर के नाम से लगातार हत्या हो रहे हैं। शायद देखा जाए तो यहाँ 6 माह की दूधमयी बच्ची का हत्या हुई है। तो इस तरह होता रहेगा तो हमारे आदिवासी बचने का नामुमकिन है। इसलिए हम चाहते हैं कि जिस तरह सरकार चाहिए माओवादी के नाम से शांति वार्ता करो, हम कभी भी मोबाइल के नाम मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात कर सकते हैं बोल के बोलिए। फिर लेकिन वो लोग भी जो कुछ शर्तें रखे हैं उन पर सरकार कुछ सर्च करके देखने दो कि क्या है। हम भी चाहते हैं कि बस्तर में शांति वार्ता हो, जल्दी शांति का बहाल जरूर होना चाहिए। नक्सलियों के अटैक से हर साल कई लोगों की जान चली जाती है। बीते 23 साल में 1775 लोग जान गंवा चुके हैं। ग्रामीणों के साथ साथ पत्रकार और जनप्रतिनिधियों की भी हुई मौत। बीजापुर जिले में सबसे ज्यादा 783 लोगों की मौत हुई। दंतेवाड़ा में 344, बस्तर नारायणपुर में भी जान गई। सुकमा, नारायणपुर, कांकेर और कोंडा गांव में भी हुई कई मौतें। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ इस तरफ ही लोगों की जान जा रही है। बीते 4 महीनों से सरकार और प्रशासन लगातार एक्शन में है। इस साल 80 से ज्यादा नक्सलियों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। मुतवेंडी गांव में सीआरपीएफ कैंप खुलने से अब विकास भी होने लगा है, लेकिन ग्रामीणों की पहली मांग इलाके में शांति की बहाली है। इस शांति वार्ता की पहल पर चूंकि ये जनता कर रही है, इसलिए दोनों पक्षों को, सरकार को और माओवादियों को, इस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत साफ महसूस की जा सकती है। युगेश चंद्राकर, विस्तार न्यूज। आपने देखा कि बीजापुर में ग्रामीण नक्सलियों और सुरक्षा बलों की जंग के बीच सुरक्षित रहना चाहते हैं। इसी तरह सरगुजा में भी ग्रामीण हाथियों के आतंक से सुरक्षा चाहते हैं। सरगुजा में जंगली हाथियों का आतंक इतना बढ़ गया है कि आए दिन ग्रामीणों की मौत हो रही है। जिम्मेदार अपने तरीके से ग्रामीणों को सतर्क भी कर रहे हैं, लेकिन गांव के लोगों की क्या मजबूरी है, इस रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ में हाथियों के आतंक की तस्वीरें नई नहीं हैं। सूबे के लोग आए दिन इनसे जूझते और परेशान होते नजर आते हैं, तो हर कुछ दिनों में ग्रामीण हाथियों के शिकार भी बनते हैं। इस साल जंगली हाथियों ने महुआ बीनने गई महिलाओं को अपना शिकार बनाया। के माध्यम से जागरूक कराया जाता है कि जंगल में महुआ बीनने के लिए शाम को अंधेरा में न जाएं, और जो है चारों तरफ से खबर ये होता है कि जो है हाथी प्रभावित क्षेत्र है। हाथी प्रभावित क्षेत्र में कहीं सूचना मिल रहा है कि हाथी उस दिशा में है, उधर बिल्कुल महुआ बीनने ना जाए। हाथी का विचरण क्षेत्र समाप्त हो जाता है, अगर उसके बाद जाए तो कोई जनहानि नहीं होगी जो है। इसलिए उनको जो है बार बार समझाइश दी जाती है कि जंगल में आग ना लगाएं महुआ बीनते समय जो है। उससे भी जो है हाथी जो है उनको जो है थोड़ा सा जो है उनके आवागमन में जो बाधा होता है। फॉरेस्ट पुलिस अपनी तरफ से ग्रामीणों को सतर्क कर रही है, लेकिन इसके बावजूद ग्रामीण हादसे का शिकार हो रहे हैं। बीते 3 साल की बात करें तो 3 साल में हाथियों का आतंक 105 लोगों को कुचल कर मारा, क्षेत्र में 3000 मकानों को तोड़ा, 7000 हेक्टेयर फसलें बर्बाद। वन विभाग ने दिया 20 करोड़ रुपए मुआवजा। तमाम मुसीबतों से जूझते हुए भी ग्रामीण महुआ बीनने को मजबूर हैं, क्योंकि महुआ के जरिए ही उनका गुजर बसर होता है। और के समय में हाथी के डर लगता है, लेकिन क्या करेंगे, गरीबी हालत में है, इसलिए महुआ से चुनते हैं। 10-12 किलो सब परिवार मिलकर चुन देते हैं, तो खाने पीने के लिए कुछ हो जाता है। ग्रामीणों के लिए महुआ बीनना जरूरी क्यों है और इसके लिए ग्रामीण अपनी जिंदगी क्यों जोखिम में डालते हैं, ये भी जान लीजिए। क्यों जान जोखिम में डालते हैं ग्रामीण? छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा महुआ सरगुजा क्षेत्र में। एक पेड़ से औसतन 3 क्विंटल होता है उत्पादन।
महिला समूहों से सरकार खरीदती है महुआ। 3000 रुपए क्विंटल में खरीदा जाता है महुआ। महुआ की आय से ग्रामीण पूरी करते हैं अपनी जरूरतें। ग्रामीणों की मजबूरी के बीच सवाल ये भी उठता है कि जंगली हाथी आक्रामक क्यों हो रहे हैं और ग्रामीण इससे कैसे बच सकते हैं। ये जानने के लिए हमने विशेषज्ञ से बात की। जंगली हाथियों से बचने के लिए हाथियों के समय को जानना बहुत जरूरी है, इसलिए हाथियों के विचरण की सूचनाओं पर ध्यान बनाए रखें और हाथियों के विचरण के काल को बिल्कुल सुबह और शाम को जंगल में बिल्कुल न जाए। महुआ बीनने के लिए भी दिन का समय और अधिक संख्या में एक साथ जाएं, तभी हाथियों से बचा जा सकता है। जंगली हाथियों के आतंक से बचने के लिए ग्रामीणों का सतर्क होना जरूरी है, लेकिन ये शासन प्रशासन की भी जिम्मेदारी है कि ग्रामीणों के लिए पुख्ता सुरक्षा इंतजाम और आय के दूसरे विकल्प तैयार किए जाएं। दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज। तो हमने आपको आपसे जुड़ी खबरें दिखाई, आपके मुद्दे उठाए। आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि विस्तार विशेष में आपके मुद्दों, आपकी खबरों को प्रमुखता से जगह मिले। अब मुझे दीजिए इजाज़त। कल इसी वक्त आपसे फिर मुलाकात होगी आपकी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।